हाय एवरीबॉडी, नमस्कार प्यारे साथियों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे। मैं अनुज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से परिवार टारगेट विद अंकित में। सभी प्यारे साथी कैसे हैं, एक बार जल्दी से कमेंट में मुझे बताएंगे और एक बार ड्रॉप कर दीजिए अपनी कमेंट्स, बता दीजिएगा कैसे हैं आप सभी, कैसा चल रहा है सभी का जीवन, जिंदगी, लाइफ कैसी चल रही है। ये जो स्ट्रगल, संघर्षपूर्ण जीवन होता तो थोड़ा सा कठिनाई से पूर्ण ही है, कठिनाइयों से भरा हुआ होता है। बट कहीं ना कहीं मैं ये देखता हूँ, जिसने अपने संघर्षपूर्ण जीवन को पसंद करना शुरू कर दिया उसकी सफलता तय है। हाँ जी, एक बार जल्दी से बताओ जुड़े हैं अपने साथ। नीतू वर्मा गुड इवनिंग, अमन मिश्रा जुड़े हैं, विनीत पाल ठीक हैं, ओके जी। नीतू गुड इवनिंग जी, वेरी गुड इवनिंग। जल्दी से बताएंगे भैया कौन कौन साथी अपने जुड़े हैं। मोहित कुशवाहा गुड इवनिंग भाई। चलो भाई प्यारे भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा, वैसे तो मैंने आज की इस क्लास में कुछ दो चीज़ों की इंक्लूड करने की बात करी है। कुछ तो मैं आपको प्रॉब्लम्स और एरर दिखाऊंगा कि कैसे सवाल का, कैसे एक एक टॉपिक की एरर एग्जाम में आपको दिखेगी। जुड़े हैं अपने साथ रिया पांडे, राधे राधे जी, जूली पाल, नीतू मस्त हैं आप, ओके। अभिमन्यु, पूजा, स्मृति गुप्ता गुड इवनिंग, प्रिया यादव, सभी को गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। प्यारे साथियों जल्दी से जुड़ जाओ और विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स इफ़ यू कैन हियर मी वंस मोर, मैं आपका एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। हमने बात करी थी लेटर्स से लेकर के द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए रिटन लैंग्वेज, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई लेटर अक्षर होती है और अक्षरों से मिलकर बनने वाली संपूर्ण या अर्थपूर्ण इकाई को हम प्यारे भाई शब्द कहते हैं। ये बात आपको पता है। लेटर्स की संख्या 26 होती है। 3 कैटेगरी में लेटर्स को बांटा गया है, वाउल्स, कॉन्सोनेंट एंड सेमी वाउल्स, हाँ या ना। इसके अलावा हम बात करते हैं वर्ड्स की। वर्ड्स की संख्या प्यारे भाई अंग्रेजी भाषा में 8 होती है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इसके बाद हमने बात करी सेंटेंस। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज सम मीनिंग और सेंस, जिसका कंप्लीट कोई मीनिंग या भाव बनता है, हाँ या ना। आगे हम बात करें तो अगर हम देखते हैं वर्ड्स, उसके बाद सेंटेंस। सेंटेंस होते हैं 3 प्रकार के, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, एसर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटिव, ऑप्टेटिव करके ये सेंटेंसेस बांटे गए हैं। जब हम वर्ड्स पढ़ रहे थे तो हमने पहले दिन में नाउन पढ़ा। नाउन आर ऑफ 5 काइंड्स, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आफ्टर इट हमने पढ़ना शुरू किया था प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी सर्वनाम, सर्वनाम यानी सभी नाम। प्यारे भाई अंग्रेजी भाषा में नाउन यानी संज्ञा का एक ही सेंटेंस वाक्य में बार बार प्रयोग करना गलत होता है। सेम तरह के नाउन को एक से अधिक बार लिखने पर उसका रिपीटेशन हो जाता है, जो कि गलत माना गया है। उस रिपीटेशन से बचने के लिए या उस रिपीटेशन को रोकने के लिए अन्य शब्द का प्रयोग यानी प्रोनाउन का प्रयोग हम करते हैं। सो प्यारे भाई प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वो शब्द होता है जो नाउन के स्थान पर आता है और नाउन के रिपीटेशन को रोकने का काम करता है। ये बात सभी को समझ आई होगी। कल मैंने प्रोनाउन के कुछ टाइप्स बताए थे, जिसमें से पर्सनल प्रोनाउन की बात करी थी। पर्सनल प्रोनाउन यानी जो 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही सी इट, हाँ जी। उसके बाद मैंने आपसे बात करी थी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस, दैट, दीज, दोज। जब हम किसी एक नाउन की तरफ इशारा करते हैं और वो नाउन पास हो तो दिस, दिस कह के उसको इंडिकेट करते हैं। मान लो ये पेन है मेरे पास, अगर ये एक नाउन है और मेरे पास है, मैं इसकी तरफ इशारा करूं तो इसको बोलूंगा दिस। अब इशारा करूं तो बोलूंगा दैट। एक ही चीज पास है तो दिस, एक ही चीज दूर है तो दैट, एक से अधिक अधिक चीजें पास हैं, एक से अधिक चीजें पास हैं, दीज बोला जाएगा। एक से अधिक चीजें दूर हैं तो क्या बोला जाएगा? दोज, दीज, दोज, दीज, दोज। ये बात समझ आई? दिस, दैट, दिस, दैट, दीज, दोज। ये बात आपको समझ आई है? अब आपको पता है कि नाउन या प्रोनाउन को हम दोनों को ही सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो दिस, दैट सिंगुलर होने पर सिंगुलर वर्ब, जैसे दिस इज माई पेन, दिस इज माई क्लास, दिस इज माई मोबाइल, दिस इज माई डिजिटल बोर्ड। तो जब भी हम किसी एक नाउन की तरफ इशारा संकेत करते हैं तो दिस, दैट का प्रयोग करने पर सिंगुलर वर्ब और दीज, दोज का प्रयोग करने पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग हम करेंगे। आफ्टर इट हमने प्यारे भाई उठाया था इंडेफिनिट प्रोनाउन। एवरीबडी के 4 वर्ड्स होते हैं, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग। एंड आई टोल्ड यू दो वर्ड्स प्रत्येक वर्ग के, यानी एवरीबडी, समबडी, एवरीवन, समवन, एवरीथिंग, समथिंग पॉजिटिव सेंस रखते हैं।
एनीबडी, नोबडी, एनीवन, नो वन, एनीथिंग, नथिंग नेगेटिव सेंस रखते हैं, हाँ या ना? और ये जो 12 के 12 वर्ड्स हैं, एवरीबडी के 4, एवरीवन के 4, एवरीथिंग के 4, ये सारे के सारे सिंगुलर होते हैं। दिस इज वाई इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये भी बात क्लियर हुई होगी। एवरीबडी और एवरीवन का प्रयोग, यानी पूरे 4 वर्ड्स का प्रयोग हम पर्सन के लिए करते हैं, जबकि एवरीथिंग के वर्ड्स का प्रयोग हम भाव या फीलिंग के लिए करते हैं। हम सारे के सारे लोग एक दूसरे की हेल्प करें तो ये हो जाता है वन अनदर। समझ पाए? वीडियो पीछे चली जा रही है, ऐसा कैसे हो रहा है? क्लास बैक हो रही है। ये बात क्लियर हुई भाई? देख रहे हैं क्या टेक्निकल इशू हो सकता है? बेटा वेट प्लीज, हम लोग चेक कर रहे हैं, चेक कर लेते हैं, वेट कर लीजिएगा, देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। ओके चलो। सो आई टोल्ड यू पर्सनल प्रोनाउन, देन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, देन आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन मैंने बता दिया, और आपके बाद मैंने आपको बता दिया रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और उसके बाद मैं आपसे बात कर रहा हूं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। बोथ, ईच, बोथ आ रहा है समझ में? बोथ, आइदर, नाइदर, ईच, एनी या वन और नन, याद आ रहा है कुछ? अब सही हो गया? ओके ओके, कोई बात नहीं बेटा, कई बार टेक्निकल इशू हो सकता है, कई बार नेटवर्किंग की वजह से या कोई और टेक्निकल इशू हो गया होगा, दैट इज वाई थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। नाउ इज ओके ना? अभी ठीक है? इट्स ओके नाउ? चलो भाई वेरी गुड, कोई बात नहीं भैया। ये बात आपको समझ आई? बात क्लियर हुई? सिंगुलर प्लूरल, ये नाउन प्रोनाउन का गेम, कैसी प्रोनाउन को कौन सी वर्ब देनी है, ये बात क्लियर समझ आई? यानी हमें जब भी हम सेंटेंस को फॉर्म करते हैं तो हमें साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि हमारा नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, ताकि हम उसी के हिसाब से सेंटेंस में वर्ब का यूज कर सकें। ठीक है चलो, इंडेफिनिट प्रोनाउन को एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होते हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, यानी जब नाउन आपका निश्चित ना हो। जैसे मैं आपसे कहूं कि कोई आपको बुला रहा है, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई आपको बुला रहा है, तो ये जो कोई है ये कोई ना कोई तो व्यक्ति है, लेकिन मैं फिर भी पता नहीं कर पा रहा हूं कि वो है कौन। समझ पाए? मैंने आपसे बोला कि कोई आपको बुला रहा है, या जैसे मैंने कहा कुछ हो गया है, तो कुछ तो हुआ है लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि वो हुआ क्या है। ठीक है, ये बात आपको समझ आई? नहीं नहीं, अभी समझ आ रहा है? चलो, इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात कर रहा हूं प्यारे भाई, कुछ वर्ड्स लिखता हूं, कुछ वर्ड्स। जैसे एक वर्ड है आपका एवरीबडी, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी और आपका नोबडी। ठीक है भैया, ये 4 वर्ड्स का पेयर होता है जो एक साथ चलता है। वैसे ही एक पेयर होता है आपका एवरीवन, एवरीवन के 4 होते हैं, एवरीवन, समवन, एनीवन और आपका नो वन। ठीक है जी। एक होता है आपका एवरीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, एक होता है आपका एनीथिंग और एक होता है आपका नथिंग। ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन में और भी वर्ड्स होते हैं, लेकिन फिर भी आपको यह याद रखना है कि इन 12 के 12 वर्ड्स का जो पेयर है इसको एक साथ रख लो। अब इन 12 वर्ड्स के पेयर में यह भी याद रख लो, इन दोनों का प्रयोग हम पर्सन्स के लिए करते हैं, पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए, और इसका प्रयोग किसी वस्तु या भाव के लिए। ठीक है जी। दूसरा, ये सारे के सारे जितने भी आपके सामने हैं ये सिंगुलर होते हैं। अब चूंकि ये सिंगुलर हैं तो इनकी वर्ब जो होगी प्यारे भाई वो भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी। चूंकि ये सब्जेक्ट बन सकते हैं ना,
प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट बना सकते हैं। जब प्रोनाउन सब्जेक्ट बनेगा तो हमें यह भी याद रखना है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, ताकि हम उसका मैच वर्ब से कर सकें। ये बात आपको क्लियर हुई? साथ ही साथ आपको याद होना चाहिए कि मैंने आपको प्रत्येक पेयर के दो जो वर्ड हैं, ये एवरीबडी, समबडी, एवरीवन, समवन, एवरीथिंग, समथिंग को पॉजिटिव बताया था। एनीबडी, नोबडी, एनीवन, नोवन, एनीथिंग, नथिंग को नेगेटिव बताया था। याद आ रहा है कुछ? बोलो, पॉजिटिव और नेगेटिव याद आ रहा है कुछ? अनीता कह रहे हैं इनकी हिंदी भी बताओ। बेटा इतने वर्ड्स तो आपको रटने पड़ेंगे, इतने वर्ड्स तो आपको रटने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं इन वर्ड्स की एक एक की हिंदी बताऊंगा, अगर बताऊंगा भी तो कोई फायदा है नहीं। देखो, एवरीबडी का मतलब होता है प्रत्येक के सेंस में, यानी दो या दो से अधिक लोगों में आप प्रत्येक की बात कर रहे हो। एवरीबडी यानी सभी, सभी लोग। एवरीबडी इज हैप्पी, सभी खुश हैं। समबडी का मतलब बहुत सारों में से कोई एक का होना, समबडी होता है। एनीबडी नेगेटिव सेंस में बहुत सारों में से किसी एक का ना होने के सेंस में। जैसे क्या यहां कोई भी दिल्ली से नहीं है? एनीबडी इज हेयर नॉट, मतलब नो वन इज हेयर फ्रॉम दिल्ली। आप या तो नोबडी का प्रयोग कर लो इसमें, या एनीवन का कर लो। जैसे क्या कोई यहां दिल्ली से है? एनीवन इज हेयर, एनीवन इज हेयर फ्रॉम दिल्ली। सेंस, क्वेश्चन के सेंस में, इज एनीवन हेयर, चाहे क्वेश्चन बना लो इसे, इज एनीवन हेयर फ्रॉम दिल्ली, क्या कोई यहां दिल्ली से है? समझ पाए? तो नेगेटिव या इंटरोगेटिव के सेंस में आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। समझ पाए? चलो, कई लोग मेरे आंसर का जवाब अपने आप में दे रहे हैं। मीनिंग देखो, अब मेन चीज क्या होता है, आपको क्या लगता है, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, स्पेशली जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वर्ड मीनिंग की अगर हम हिंदी लिख दे तो समझ आ जाएगा। ऐसे समझ नहीं आएगा, और ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है आपकी। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि जब तक मैं इन वर्ड्स की हिंदी नहीं लिखूंगा तब तक आपको समझ नहीं आएगा, तो आप ये समझो कि आगे आप इंग्लिश का पेपर पूरा अच्छे से समझ के नहीं कर पाओगे। आप में से अभी कमेंट आया है कि सर आप हंसते नहीं हैं। अब मुझे आपने कोई ऐसी बात ही नहीं बोली कि हंसते नहीं है। और भैया हमारे अंकित सर का एक स्टेटमेंट है कि भैया जिस आदमी का ब्याह हो लिया वो हंसता नहीं है। अभी हुआ ताजा, समझ रहे हो? तो अभी घर की कुछ, अभी ये ले आना वो ले आना, इस तरह की चीजें ज्यादा चल रही हैं। तो कुछ दिन के लिए मैं थोड़ा सा हैंग चल रहा हूं, ठीक है? कोई बात नहीं बेटा, एक सेकंड समझ लो सारे के सारे लोग, एक चीज समझ लो सारे के सारे लोग, इट मेक्स मी नो डिफरेंस, मतलब इससे मुझे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं कि मैं हर वर्ड की हिंदी लिखाऊं या ना लिखाऊं। आई कैन डू इट आउट, मैं कर सकता हूं। बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, कि अगर आप हर शब्द को हिंदी में जानकर पढ़ना चाहते हो, इट विल कॉज यू ए बिग टेंशन अहेड। आपको आगे बहुत बड़ी टेंशन देखने को मिल जाएगी। ये मैं आपको समझा रहा हूं भैया, समझ पाए? ये बात आपको बता रहा हूं मैं साफ साफ। और अब जो जिन लोगों को ये लग रहा है ना कि सर आप गुस्से में रहते हैं, भैया मेरा नेचुरल पोज ही ऐसा है, मैं क्या करूं? अगर मैं शांत ऐसे करके, अगर मैं आपकी तरफ देखने लग जाऊं तो लगेगा कि यार बंदा गुस्सा हो गया, मैं क्या करूं? मतलब थोड़ा सा ईश्वर ने यहां रहम नहीं खाया, शांत रहने पर गुस्सा सा दिखने लग जाता है। बाकी सब ठीक है, बट अगर मैं शांत होकर आपकी कमेंट देखने लग जाऊं तो लगेगा कि गुस्सा हो लिया ये, जबकि ऐसा है नहीं। समझे? चलो देखो, लेट मी वंस मोर रिपीट माई वर्ड्स। इफ एनी वन ऑफ यू सेज मी बैक कि सर इन शब्दों की हिंदी लिख दो, आई कैन डू इट आउट, मैं अभी कर सकता हूं ऐसा। बट बेटा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप इन शब्दों को इंग्लिश में नहीं समझोगे, मान लो कि अगर वहां पर आपको एवरीबडी की जगह एनीबडी का प्रयोग करना है, या एनीबडी की जगह एवरीथिंग का प्रयोग या एनीथिंग का प्रयोग करना है, तो आप एग्जाम में कैसे मैनेज करोगे? दैट इज वाई इन शब्दों को ऐसे ही रट के समझना सीख लो, इनको मीनिंग करना सीख लो। समझ पाए? जी बिल्कुल। चलो मैं फिर से बता रहा हूं, इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ये उस नाउन को इंडिकेट करता है जिसका आपको पता नहीं है। मान लो मैंने कहा कोई आपको बुला रहा है,
अब ये कोई जो है ये व्यक्ति तो है लेकिन आपको नहीं पता, ऐसी स्थिति में आप इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन में और भी वर्ड्स होते हैं लेकिन फिलहाल आप इन 12 वर्ड्स के पेयर को समझो। एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग। ये जो एवरीथिंग है इसका प्रयोग हम बेटा भाई मेरे वस्तु के लिए करते हैं और इसका प्रयोग हम व्यक्ति पर्सन के लिए करते हैं। इन दोनों का प्रयोग, ये दोनों सेंटेंस में पॉजिटिव सेंस रखते हैं और ये दोनों सेंटेंस में नेगेटिव सेंस रखते हैं। साथ ही साथ ये याद रख लेना, इन तीनों वर्ड्स के साथ अलग से जिस वाक्य या सेंटेंस में नॉट लिखा हो इसका प्रयोग नहीं करते क्योंकि इनमें ऑलरेडी नेगेटिव है। नोबडी का मतलब कोई नहीं, नो वन का मतलब कोई नहीं, नथिंग का मतलब कुछ नहीं, इनमें ऑलरेडी नॉट लगा हुआ है। ये बात आपको क्लियर हुई? अगर सेंटेंस में नॉट लिखा हो या सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव हो, इंटेरोगेटिव का मतलब तो जानते होंगे ना, प्रश्नवाचक सवाल हो जाए, सेंटेंस हो जाए, तो आप इनका प्रयोग करेंगे। समझे कि नहीं समझे? अब मैं एक बार फिर से बता देता हूं, प्रत्येक के सेंस में सभी खुश है, सभी में कोई एक का होना, सारे के सारे, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, सब कुछ, सब में से कुछ एक, समबडी, समवन, समथिंग, बहुत सारों में से एक भी नहीं, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, कुछ नहीं। अब मैंने आपको बताया, आपने बोला ये और ये तो सेम है, नहीं है, ये डबल नेगेटिव हो जाएगा अगर नॉट लगा दिया। इनमें नॉट लगा हुआ है, इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है, इसके साथ ही साथ इसका भी नेगेटिव सेंस है, इसका भी नेगेटिव सेंस है। नेगेटिव सेंस होने के साथ इसके साथ नॉट लगा हुआ है। ये बात आपको समझ आई बेटा? इतना समझो बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझना है। प्लस सारे के सारे वर्ड सिंगुलर होते हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगानी है। ये बात क्लियर हुई? चलो भैया, अब हम बात कर लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन बेहद संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद जानदार। यहां से बहुत सवाल बनते हैं भैया, यहां से सबसे ज्यादा सवाल बनता है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है ये बात समझेंगे। देखो, कुछ वर्ड्स को हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एक होता है आपका हु, एक होता है आपका हुम, एक होता है आपका विच, ठीक है जी, एक होता है आपका दैट, ठीक है जी। या कभी कभी व्हाट जो होता है वो भी रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है, लेकिन हम इसको अभी छोड़ देते हैं, ये बात याद रखना। चलो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हटा देते हैं, यहां से सवाल ज्यादा बनता भी नहीं है, सर दर्द करेगा, बस इनको समझ लो। हु विच दैट, अब आप मेरी बात समझेंगे। हु विच दैट में प्यारे भाई, ये जो हु होता है, जैसे हर सेंटेंस में आई और मी में डिफरेंस होता है, हु जो होता है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और हुम जो होता है वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है। ये जो विच होता है, अब याद रखो एक और चीज, ये जो है वो व्यक्ति के लिए प्रयोग में आता है। हु और हुम व्यक्ति के लिए, और विच जो होता है ये वस्तु या जानवर के लिए आता है जी। विच जो होता है ये वस्तु या जानवर के लिए, और दैट जो होता है ये दोनों के लिए आता है भैया, दोनों के लिए प्रयोग में आता है। सही है? बताओ जल्दी से। बोलो, बात समझ आई? अच्छा, रेसिप्रोकल समझ नहीं आया, इसके बाद बता देता हूं। देखो, अब एक बात समझ लो बेटा, होता क्या है, यहां पर एक नाउन होगा, नाउन, यहां पर कोई ना कोई नाउन होता है, उसके बाद इस सेंटेंस में या तो यहां पर हु आता है, या यहां पर हुम आता है, या यहां पर विच आता है, या यहां पर आता है भैया दैट। ठीक है जी। उसके बाद इस सेंटेंस की आती है वर्ब। आराम से समझना, एक तो इस वर्ब का संबंध इस वाले नाउन से है। सबसे पहले एरर एक नहीं आता, एरर एक नहीं आता इसमें, ठीक है, इसमें एरर एक नहीं आता है, वो अलग है। ठीक है, नहीं सुभाष वेयर नहीं आएगा, ठीक है, वेयर नहीं आएगा, वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन में हो जाएगा। देखो, ये बात आपको समझ आई? एक तो ये समझो कि इस सेंटेंस में जो ये वर्ब है ना, ये सिंगुलर प्लूरल हो सकती है इसके हिसाब से, इस नाउन के हिसाब से वो सिंगुलर प्लूरल होती है। ये तीनों जो हैं अपनी वर्ब सेलेक्ट नहीं करते, पॉइंट वन समझो। दूसरा, मैंने आपसे बताया था, आपको याद होगा, एक बार फिर से बता रहा हूं, ये जो है ये सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है।
लेकिन इन दोनों का प्रयोग किसी पर्सन या व्यक्ति के लिए करते हैं। इसका प्रयोग पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए, पर्सन एंड थिंग्स यानी वस्तु और जानवर दोनों के लिए, मतलब वस्तु जानवर, पर्सन नहीं, जानवर, जानवर और थिंग्स के लिए। अबे यार, एनिमल्स, एनिमल्स और थिंग्स जानवरों के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग करते हैं बोथ, ऑल, बोथ कह दो या ऑल कह दो, सभी के साथ दैट का प्रयोग करते हैं। ये बात आपको समझ आई? एक बार जल्दी से बता दो, ये बात आपको समझ आई है? अब समझेंगे एक चीज और, ये वाला जो नाउन है, ये वाला नाउन, अगर ये वाला नाउन व्यक्ति हो, व्यक्ति, मैंने पहले ही बता दिया है, अगर ये वाला नाउन व्यक्ति हो, पर्सन हो, तो यहां पर क्या आएगा? हु आएगा या हुम आएगा। अगर ये वाला नाउन वस्तु या जानवर हो तो यहां पर आता है विच। अगर यहां पर सभी, व्यक्ति वस्तु सभी के लिए, फिर आता है दैट, लेकिन उसमें कुछ वर्ड्स भी होते हैं, उन्हें बताऊंगा। एक बार जो मैंने बोर्ड पर लिखा है, जो मैंने साथ साथ बोला है, ये जल्दी से मुझे बताओ कितने लोगों को समझ आया? कहां पर हु लगाना है, कहां पर हुम लगाना है, कहां पर विच, कहां पर दैट? ठीक है, अगले पेज पे समझाऊंगा एग्जांपल, यहीं पे मैं यहीं पे समझा देता हूं। आराम से समझना, एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल देखो, मैं पहले हु का समझा देता हूं। पहला एक एग्जाम्पल हम लिख देते हैं यहां पर हु का। जैसे आपने बोला द बॉय, द बॉय, अब यहां पर आएगा हु। ठीक है जी, द बॉय हु। अगर यहां पर आपने लिख दिया द बॉय, तो यहां पर आएगा हु। अब मैं आपको एक दूसरे सेंटेंस में बोल देता हूं द कार, द कार, फिर आएगा यहां पर विच। ठीक है जी, एक थर्ड पॉइंट पे लिखते हैं, अगर आपने बोल दिया दिस इज द सेम कार या बॉय, फिर आएगा यहां पर दैट। फिर क्या आएगा यहां पे? दैट आएगा। अब समझो दोबारा, जैसा मैंने आपसे कहा था, जैसा मैंने आपसे कहा था कि अगर अगर ये वाला नाउन कोई पर्सन हो, पर्सन, पर्सन आने पर यहां पर क्या आता है? हु आता है। अगर ये वाला नाउन कोई वस्तु हो, वस्तु, थिंग, तो यहां पर क्या आता है? विच आता है। लेकिन अगर यहां पर कुछ वर्ड्स आ जाएं, द सेम, द ओनली, तो फिर चाहे यहां पर पर्सन हो और चाहे यहां पर थिंग हो, फिर आता है आपका दैट। ये बात आपको क्लियर हुई? दूसरा, एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि ये जो हु विच दैट होते हैं, ये अपनी वर्ब खुद सेलेक्ट नहीं करते, ये वाला नाउन करता है। मान लो अगर ये नाउन सिंगुलर है तो इसकी जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। अगर मैं कार का कार्स कर दूं तो यहां पर क्या आएगा? आर आ जाएगा। बोलो जल्दी से, ये बात आपको समझ आई? अब जहां पर हम दैट लगाते हैं, दैट, दैट या सभी का मतलब क्या है? अगर सेंटेंस में कुछ वर्ड्स आ जाए, मैं लिख देता हूं, नोट करके मैं इस जानकारी को दे देता हूं। अब ये तो आपको पता है कि कहां पर हु और कहां पर विच लगाना है, लेकिन ये नहीं पता कि दैट कहां लगाना है। मान लो अगर उस सेंटेंस में कुछ वर्ड्स आ जाएं, वो वर्ड्स कौन कौन से हैं इसको समझते हैं। मान लो वो वर्ड्स कौन कौन से हैं। अगर सेंटेंस में द सेम आ जाए, द सेम, द सेम, द ओनली, फ्यू, नन, ठीक है, एवरीथिंग, ऑल, ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, सुपरलेटिव, ईटीसी।
अगर ऐसा होता है तो आपको लगाना पड़ेगा उसमें दैट। ऐसी स्थिति में आपको ऐड करना पड़ेगा भैया दैट। इन सभी शब्दों के साथ जो मैं आपको यहां पर दे रहा हूं, इन सभी शब्दों के साथ आपको लगाना पड़ेगा दैट। ये जो दैट आपको दिख रहा है, ये आपको लगाना पड़ेगा इन सभी शब्दों के साथ। अच्छा, गड़बड़ हो गई बात, चलो ऐसे ही रहने दो। बोलो, अगर समझ आ जाए तो बढ़िया, ना आए दोबारा पूछो। इसमें एरर कैसे बनता है, यहां एरर कैसे बनता है मैं उसको बताता हूं। मान लो आपने बोला, जैसे आपने बोला यहां पर द मैन विच is which is reading newspaper is my relative। ठीक है जी, ये है सेंटेंस। ऐसे एरर को आपको पहचानना है। ये सब क्लास लाइव कहां से आती है भाई? ऐप पे आप लाइव ही तो देख रहे हैं इस समय मुझे। अब है इसके बाद ये क्लास 5 से 6 लाइव है, और 5 से 6 के बाद ये ऑफलाइन रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास दिख जाएगी। अभी तो मैं आपकी क्लास का, आपकी कमेंट का आंसर दे रहा हूं। वंस दिस क्लास विल बी सेंड टू द रिकॉर्डेड वन, तो आप सिर्फ देख पाएंगे, मैं आपकी कमेंट का जवाब नहीं दे पाऊंगा। अब ध्यान दीजिए, जैसा मैंने आपको अभी बताया था, क्या हुआ यहां पर, ये वाला जो नाउन है, ये वाला नाउन, इसे बोला जाता है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट इसको बोला जाता है, एंटीसीडेंट। ठीक है भैया, एंटीसीडेंट। अब एंटीसीडेंट जब कोई व्यक्ति होता है, समझे? जब एंटीसीडेंट कोई व्यक्ति होता है, एक सेकेंड, जब एंटीसीडेंट कोई पर्सन होता है, पर्सन, व्यक्ति, तो यहां पर कौन आता है? अभी तो बताया था, हु आता है। आपको एक और बात बताई थी, जब ये एंटीसीडेंट सिंगुलर होता है, सिंगुलर, तो इसकी वर्ब कैसी होती है? सिंगुलर होती है। ये वर्ब भी कौन लगा रहा है? यही वाला नाउन लगा रहा है। अगर मैं यहां पर MAN की जगह MEN कर दूं, तो यहां पर इच की जगह आर आ जाएगा। ये बात आपको समझ आई? चलो, अब एक और सेंटेंस हम उठाते हैं जहां पर whom का प्रयोग आप करेंगे। जैसे आपने बोला द मैन हु यू इनवाइटेड हैज कम। देखो, याद रखना आराम से। अब आप क्या देखोगे? मोटा मोटा सा देखोगे। आपको देखना पड़ेगा इस समय मोटा मोटा। मान लो सेम बात है, नाउन है, पर्सन है। जब ये वाला नाउन पर्सन होता है, तो हम यहां पर हु का प्रयोग करते हैं। ये बात आपको पता है, क्लियर है? ये बात आपको पता है, हु का प्रयोग करेंगे। लेकिन बेटा इस बार ये सेंटेंस गलत है। अब हमने ऐसा क्यों किया कि ये सेंटेंस गलत क्यों हुआ? जब भी हु और हुम में, जब भी आपको हु या हुम, जहां भी आपको हु और हुम दिखे, तो ये जरूर तय कर लेना कि इस सेंटेंस में हु सही रहेगा या हुम सही रहेगा। जहां भी सेंटेंस में आपको हु और हुम दिख रहा है, समझ आए? जिस सेंटेंस में भी आपको हु और हुम दिख रहा है, दोनों में से कोई भी एक लगा हो, तो एक बार ये वेरीफाई कर लेना कि यहां पर हु ठीक रहेगा या हुम ठीक रहेगा। ये बात आपको समझ आई? अब ये जो हु और हुम है, ये हु जो होता है ये एक सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, और हुम जो होता है ये एक ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। जैसे आई जो होता है ये सब्जेक्ट है, और मी जो होता है ये ऑब्जेक्ट है, वैसे ही सब्जेक्ट के रूप में हु, वैसे ही ऑब्जेक्ट के रूप में हुम का प्रयोग हम करेंगे। कोई डिफरेंस नहीं है एवरीबॉडी और एवरीवन में सुषमा, दोनों सेम है, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा बारीकी और ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। दोनों का प्रयोग हम व्यक्तियों के लिए करते हैं, बिल्कुल ठीक है, दोनों सेम है। ठीक है, चलो एक बात समझ लीजिए। अब हमने क्या कहा कि जब भी मुझे हु और हुम में कंफ्यूजन हो,
तब मैं सब्जेक्ट और वर्ब का जोड़ा बनाऊंगा, सब्जेक्ट और वर्ब का जोड़ा। यू इनवाइटेड, एक वर्ब तो हो गई आपकी ये और एक वर्ब हो गई आपकी ये, तो प्यारे भाई इसमें दो वर्ब हो गई। तो जिस सेंटेंस में दो वर्ब होंगे उसमें सब्जेक्ट भी दो होंगे। एक सब्जेक्ट तो हो गया प्यारे भाई ये, और आपको पता है हु होता है सब्जेक्ट, हाँ या ना। अब ये वर्ड भी सब्जेक्ट है, तो इसमें सब्जेक्ट हो गए तीन और वर्ब हो गई दो। तो जब भी आपको हु और हुम में डिफरेंस पता ना हो, कंफ्यूज हो, तो आप ऐसे करके उसको फिल्टर आउट कर लो। सही है। तो आपने क्या किया कि हु और हुम में आपने सब्जेक्ट का जोड़ा बना लिया। अब ये जो सब्जेक्ट है ये तो, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब का तो जोड़ा बन गया इसका। अब ये जो सब्जेक्ट है इसकी वर्ब हो गई ये, तो ये बच गया आपका सब्जेक्ट। अब वर्ब है नहीं तो आपको इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो प्यारे भाई आपको यहां पर हु की जगह हुम करना पड़ेगा, अब जाकर के ये सेंटेंस सही होगा। समझ पाए? मैंने आपसे कहा कि जब भी आपको हु और हुम में कंफ्यूजन हो कि कहां पर हु आएगा और कहां पर हुम आएगा, पहली बात मैंने आपको बताया हु का प्रयोग हम व्यक्ति के लिए करते हैं, लेकिन कई बार आपको हु और हुम में कंफ्यूजन हो सकता है। जब भी आपको सेंटेंस में हु या हुम दिया हो तो एक बार इसको वेरीफाई कर लेना कि यहां पर हुम ही ठीक है या हु आएगा, हु ठीक है या हुम आएगा। और ऐसा करने के लिए आपको सब्जेक्ट और वर्ब का जोड़ा बना लेना है, सब्जेक्ट और वर्ब का जोड़ा। इस सेंटेंस में मैंने जो लिखा है द पर्सन, द मैन हु यू इनवाइटेड हैज कम, अब इस सेंटेंस में मैंने क्या कर लिया, पेयर बना लिया सब्जेक्ट और वर्ब का। ये भी वर्ब है, हैज कम, हैज हैव तो वर्ब होते हैं ना, कम वर्ब है, इनवाइट ये भी वर्ब है। अब इसमें वर्ब तो हो गए दो और सब्जेक्ट हो गए तीन, जबकि जितने सब्जेक्ट होंगे उतने ही वर्ब होने चाहिए। दो वर्ब है तो दो सब्जेक्ट चाहिए। अब इस वाली वर्ब का तो सब्जेक्ट हो गया ये और इस वाली वर्ब का हो गया सब्जेक्ट ये। तो ये जो हु है ये सब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट की जगह पर आप ऑब्जेक्ट बना लो, हु की जगह हुम आ जाएगा। बेटा कई लोग कमेंट कर रहे हैं सर समझ नहीं आया। आप जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बोल रहा हूं तब कमेंट कर रहे हो तो ये तो गड़बड़ है। जब मैं बोलकर हट जाऊं, अभी मैं शांत हो गया, अब आप बोलो सर समझ नहीं आया। तार बेटा उल्टे उल्टे मत जोड़ना, सीधे सीधे जोड़ के लग जाओ। कोई कंफ्यूजिंग नहीं है अनीता जी, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल है। मैं दोबारा बता देता हूं, देखो मैं इसी सेंटेंस को दोबारा लिखूंगा, मैं इसी सेम टू सेम सेंटेंस को दोबारा लिखूंगा, मैं सेम सेंटेंस को दोबारा लिखूंगा। आपने बोला द मैन हु यू इनवाइटेड हैज कम, जिस आदमी को तुमने इनवाइट किया था वो आ चुका है, ये सेंटेंस था वो। ये बात आपको समझ आई? अब अगर आपको पता करना हो कि सेंटेंस में ये जो हु और हुम है, यही तो कंफ्यूजन है। अब मैंने आपको बताया था कि हु सब्जेक्ट होता है और हुम होता है ऑब्जेक्ट, तो मान लो कि ये इस समय सब्जेक्ट है, बोलो हाँ या ना। और अगर सब्जेक्ट है तो इसमें वर्ब भी तो चाहिए। तो अब मैं इसमें पहले गिनता हूं वर्ब, एक वर्ब तो है ये वाली और एक वर्ब है प्यारे भाई ये वाली, तो इसमें दो वर्ब है, तो डेफिनेटली सब्जेक्ट भी दो होंगे। अब ये जो वर्ड है द मैन, ये भी सब्जेक्ट है, यू जो है ये भी सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट हो गए हमारे पास तीन और वर्ब रह गई हमारे पास दो, तो ये सेंटेंस गलत है। तो ये सेंटेंस क्या है, गलत है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, जोड़ा बना लो सब्जेक्ट और वर्ब का, सब्जेक्ट और वर्ब का जोड़ा। अब इन दोनों का जोड़ा है आपस में, यानी इसकी वर्ब ये है और इसका सब्जेक्ट ये है, ये इसका सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये है। ये बात क्लियर हुई? ये बात क्लियर हुई? ये मैं अलग कर दूं। अब ये जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट कौन है, इसका सब्जेक्ट हु है या हु मैन है, इसका सब्जेक्ट है प्यारे भाई मैन। अब बचा मेरे पास हु। अब मैंने कहा हु तो सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट बच गया तो मुझे वर्ब चाहिए, वर्ब इस पूरे सेंटेंस में है नहीं, तो मैं क्या करने वाला हूं, इस हु को मैं सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट बना लूंगा। हर सेंटेंस में सब्जेक्ट को वर्ब की जरूरत होती है, जबकि ऑब्जेक्ट को वर्ब की जरूरत नहीं होती। अगर मैं इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दूं तो वर्ब की मुझे जरूरत ही नहीं रहेगी। ये बात आपको समझ आई? बिल्कुल, बिल्कुल जी बिल्कुल। सुषमा जी ऑब्जेक्ट लास्ट में उसमें आता है जहां पर सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होते हैं।
ये एक कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। और एक और चीज बता दूं आपको, एक और चीज बता दूं आपको, ये प्यारे भाई यहां पर डबल रोल कर रहा है, डबल रोल। ये जो हु है ना, हु, इसके दो काम है। एक तो ये अपने आप में प्रोनाउन बना हुआ है, प्रोनाउन तो ये है ही। अब ये प्रोनाउन क्यों है? द मैन हुम यू इन्वाइटेड हैज कम, ये किस नाउन को रिप्लेस कर रहा है? इस नाउन को। ये किसके लिए लगाया है? इसी के लिए तो लगाया है। ये कौन है? नाउन है। इस नाउन को ही तो रिप्लेस करके आपने हुम लगाया है, तो इसलिए तो ये प्रोनाउन है। दूसरा, ये एक कंजंक्शन भी है। कंजंक्शन इसलिए है प्यारे भाई, कंजंक्शन ये इसलिए है क्योंकि ये दो डिफरेंट क्लोजेस को जोड़कर एक कर दे रहा है। ये सेंटेंस दो है या एक है? ये सेंटेंस दो है या एक है? ये दो सेंटेंस हैं। मानो सेंटेंस कैसे गिनते हैं हम? जितने सब्जेक्ट उतनी वर्ब। सेंटेंस कैसे पता करेंगे कि इसमें दो हैं या एक है? एक सब्जेक्ट एक वर्ब तो एक सेंटेंस। एक ही सेंटेंस के अंदर एक से अधिक सब्जेक्ट और एक से अधिक वर्ब होंगे तो उसमें उतने ही सेंटेंसेस बन जाते हैं। यू को हटाना गलत हो जाएगा। आपने बोला द मैन यू इनवाइटेड हैज कम, द मैन यू इनवाइटेड, द मैन यू इनवाइटेड हैज कम। अब ये जो द मैन यू इनवाइटेड है, ये किसकी बात कर रहा है? यानी आपने रिलेट नहीं किया, उस आदमी से इसका संबंध नहीं जुड़ रहा है। यू इनवाइटेड किसकी बात हो रही है? ये बताएगा द मैन हुम यू इनवाइटेड, जिसे तुमने इनवाइट किया था। ये सेंटेंस इसकी याद दिला रहा है आपको। अब अगर आपको कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, मैं अभी के लिए इतना ही रहने दूंगा। कई बार ऐसा होता है जब हम चीजों को बार बार, उसी चीज को बार बार देखते हैं, ये अर्णव गोस्वामी की तरह हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल एकदम यही है। कैसे कैसे समझ नहीं आएगा आपको? जोर से चिल्ला करके बार बार बोल करके चीजों को समझाने से बेहतर है कि जो चीजें जब ज्यादा पढ़ने से भी समझ ना आए तो उस समय के लिए उसको ड्रॉप कर दो। जब आप इस वीडियो को रिव्यू करोगे, दोबारा से देखोगे, उस समय समझ आ जाएगा। ठीक है भैया, चलो मैं आगे बढ़ लेता हूं। तो रिलेटिव प्रोनाउन मैं आपको बता चुका हूं। अब हम बात करेंगे, आगे बात करेंगे एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव की। एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसको बोलते हैं जी निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम यानी स्वयं की बात करना। ये बात करता है, निज का मतलब अपना, स्वयं होता है, स्वयं की बात करना, निजवाचक सर्वनाम। और एक होता है प्यारे भाई आपका एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, इसका मतलब होता है दबाव सूचक, दबाव सूचक सर्वनाम। ये थोड़ा सा सेंटेंस पे दबाव बनाता है। ठीक है भैया। अब वर्ड्स सेम होते हैं, वर्ड्स दोनों में सेम होते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, आप में से मोहित भाई हैं, वो कह रहे हैं सर यू, हु नहीं, यू को हटा दो। ठीक है, द मैन हु इनवाइटेड, हु इनवाइटेड का मतलब है जिसने इनवाइट किया था। इस समय ये आदमी इनवाइट कर रहा है, और इस समय इस सेंटेंस में मौजूदा कह रहा है कि जिस आदमी को तुमने इनवाइट किया था। इस समय इनवाइट तुम कर रहे हो किसी और को, और अगर हु रहने दिया जाएगा तो वही आदमी आपको इनवाइट करेगा। वैसे भी एक चीज मैं आपको बता दूं, सर ये हटा दें तो कैसा रहेगा, ये हटा दें तो कैसा रहेगा, ये मत सोचो। फिलहाल जो है ये सेंटेंस समझ आया नहीं आया? जो मौजूदा लिखा हुआ है वो समझ आया या नहीं आया? मैं इसको हटाकर ऐसे कर दूं तो, मैं इसको हटाकर ऐसे कर दूं तो, ऐसे नहीं। जो लिखा है वो समझ आया कि नहीं? क्योंकि जब भी सेंटेंस का रूप अलग होता है तो नियम कानून अलग लगते हैं। अब मैं सेंटेंस में बता कुछ और रहा हूं और आप कह रहे हैं सर इसको हटा दें तो कैसा रहेगा, फिर तो सेंटेंस ही गड़बड़ हो जाएगी, मेरी एक्सप्लेनेशन कहां बचेगी? बेटा यही क्वेश्चन है। एरर, जब मैं आपको प्रोनाउन और नाउन पढ़ा दिया है, कल मैं आपको प्रोनाउन के एरर कराऊंगा, नाउन के आज ही कराने वाला हूं। जल्दी से बात समझो, दोबारा देख लेना, मैंने बोला तो दोबारा आप देखने के लिए रेडी नहीं है, जबकि मैं कह रहा हूं कि आपको देख लेना चाहिए। देखो, कुछ वर्ड्स हैं जो दोनों में काम करते हैं। जैसे एक वर्ड होता है आपका माई सेल्फ, माई सेल्फ दोनों में होता है। आवर सेल्फ, योर सेल्फ,
योर सेल्फ या सेल्फ, ठीक है जी। हिम सेल्फ होता है, हर सेल्फ होता है, इट सेल्फ होता है, और आपका एक होता है देम सेल्फ। तो प्यारे भाई ये होते दोनों सेम ही है, यानी ये सारे के सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होते हैं और ये सारे के सारे एम्फेटिक प्रोनाउन भी होते हैं। आराम से समझना है, मैं एक ही सेंटेंस में आपसे इसकी बात खत्म करा दूंगा, एक ही सेंटेंस में समझने का प्रयास कर लेना बस। देखो आपको मैं सेंटेंस बोलता हूं, जैसे आपने बोला आई वॉश या आई डू माई वर्क माई सेल्फ, आई डू माई वर्क माई सेल्फ। आपने बोला मैं अपना काम स्वयं करता हूं, मैं अपना काम स्वयं करता हूं। दूसरा आपने बोला आई माई सेल्फ डू माई वर्क। देखो मैं अपना काम स्वयं करता हूं, मैं स्वयं ही अपना काम करता हूं। अंतर देखना, मैं हिंदी लिखता हूं इनकी। मैं अपना काम स्वयं करता हूं, मैं अपना काम स्वयं करता हूं, मैं अपना काम स्वयं करता हूं, ठीक है जी। आपने बोला मैं स्वयं ही अपना काम करता हूं। ये बात समझ आई? स्वयं करता हूं, स्वयं ही करता हूं। ये जो स्वयं ही है, इस समय जो माई सेल्फ है, इस सब्जेक्ट पे थोड़ा सा दबाव बनाने का काम कर रहा है, दबाव बना रहा है। ये तुम ही, मैं ही, स्वयं ही करता हूं, मैं अपना काम स्वयं करता हूं, मैं स्वयं ही अपना काम करता हूं। एक और इसकी पहचान होती है, अगर आपको जाननी है, कि ये जो माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव केस में आता है, ये रिफ्लेक्सिव है, इसका प्रयोग वर्ब के बाद होता है, ठीक है जी। और ये जो एम्फेटिक होता है, ये जो एम्फेटिक है, ये वर्ब से पहले होता है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद, सब्जेक्ट के जस्ट बाद। ये बात आपको समझ आई? बोलो। ये बात आपको क्लियर हुई है? चलो, अब आपसे ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि ये रिफ्लेक्सिव है या एम्फेटिक है, कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए। सेम वर्ड, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, डेम सेल्फ, ये सेम तरह से काम करते हैं। ये रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, ये एम्फेटिक भी होते हैं। डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, इसमें वर्ब के बाद इसका प्रयोग होता है और इसमें वर्ब से पहले होता है। ये रही वर्ब आपकी। ये कहीं ना कहीं एडजेक्टिव की तरह से काम करता है, थोड़ा सा दबाव बनाने का काम करता है। लेकिन आप ज्यादा मत समझो, इसमें उलझना नहीं है, यहां से सवाल बहुत कम आते हैं, ना के बराबर सवाल आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ही है, यहां से एरर कम आता है, समझ पाए? देखो वर्ब के बाद, वर्ब से पहले, समझ पाए? अब हम बात कर लेते हैं पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पजेसिव जो होता है, ये बना है भैया पजेशन से, पजेसिव बना है पजेशन से, और पजेशन का मतलब होता है अधिकार से। पजेसिव बना है पजेशन से और इसका मतलब होता है अधिकार से। और पजेसिव और पजेशन जो होते हैं, ये दो चीजें होती हैं प्यारे भाई। एक तो होता है इसमें पजेसिव एडजेक्टिव, एक तो होता है इसमें पजेसिव एडजेक्टिव, और एक होता है इसमें पजेसिव प्रोनाउन, एक होता है इसमें पजेसिव प्रोनाउन। ये बात जल्दी से मुझे बताओ, क्या कितने लोगों को ये बात समझ आई? एक होता है पजेसिव प्रोनाउन और एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव। बोलो, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव। अब दिक्कत क्या है कि सेम टू सेम वर्ड, देखो एक होता है माई, एक होता है अवर, एक होता है आपका यू, यू नहीं योर, एक होता है आपका हिज, एक होता है आपका हर, और एक होता है आपका इट्स, एक होता है आपका देयर।
ये प्यारे भाई सारे के सारे वर्ड्स एडजेक्टिव हैं और इनका प्रोनाउन जो होता है वो होता है माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स नहीं होता, एक होता है आपका देयर्स। अब इन दोनों वर्ड्स में अंतर समझो, इन दोनों वर्ड्स में अंदर समझो, अंतर यह है कि आपको कभी भी पूरी की पूरी इंग्लिश में इनमें से कोई भी वर्ड अकेला यानी विदाउट नाउन यूज नहीं दिखेगा। इन सभी के साथ नाउन सर्वनाम आएगा। माई नेम, योर नेम, हिज नेम, माई पेन, योर पेन, हिज पेन, हर फादर, माई फादर, योर फादर, देयर फादर, इनके तुरंत बाद आपको कोई ना कोई नाउन दिखाई देगा। और जब वो नाउन रिपीट होने लग जाए, जब वो नाउन रिपीट, अब ये कर क्या रहा है, माई का मतलब मेरा अधिकार ही तो दिखा रहा है, अवर का मतलब हमारा, हमारा अधिकार है, योर आपका अधिकार है, हम सबका अधिकार है, उनका अधिकार है, उस लड़के का अधिकार है, उस लड़की का अधिकार है। तो ये क्या कर रहा है, ये अधिकार दिखाने का काम कर रहा है। एडजेक्टिव में इसे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये किसी ना किसी नाउन पर अधिकार दिखाता है, और जब वो नाउन रिपीट होने लगे तो उसके सामने वाला वर्ड उन दोनों का काम करता है। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बोला, मैंने एग्जाम्पल बोला माई फादर इज ए डॉक्टर, और आपने बोला हर फादर इज ए टीचर। दो सेंटेंस मैंने बोले, और इन दो के दो सेंटेंस में पहले पता कर लो नाउन कौन है। एक नाउन ये है, एक नाउन ये है, एक नाउन ये है, एक नाउन ये है। ये जितने भी अंडरलाइन किए गए वर्ड हैं ये प्यारे भाई क्या हैं, नाउन है। और कौन सा नाउन रिपीट हो रहा है ये बताना, बोलो कौन सा नाउन रिपीट हो रहा है। इसमें ये वाला नाउन रिपीट हो रहा है। अगर मैं इस फादर को इसलिए गलत कर दूं क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, तो ये जो हर है ना बेटा, ये अकेले नहीं लिखा जा सकता। ये मैंने हर छोड़ दिया ये वाला वर्ड, और मैंने कहा था कि जब हर अकेला होगा इसके बाद नाउन आना चाहिए, और नाउन आपका रिपीट कर रहा है, तो ये हर फादर का काम कौन करेगा, हर्ष करेगा। हर फादर का कौन काम करेगा, हर्ष करेगा। तो यहां पर फादर इसलिए गलत क्योंकि रिपीट हो रहा है, हर इसलिए गलत क्योंकि अकेला नहीं आएगा। इन दोनों शब्दों का काम करेगा हर्ष। हर्ष बताओ जल्दी से, बोलो, क्लियर हुई बात। ये बात आपको क्लियर हुई। अब आप ये कहेंगे कि सर मुझे कैसे पता चलेगा यहां पर क्या आएगा। अब बेटा मैं बता क्या रहा हूं, अब मैं क्या बता रहा हूं, मैं यही तो बता रहा हूं कि आपको पता चल जाना चाहिए। भैया मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, मैं यही तो बता रहा हूं कि आपको पता चल जाना चाहिए। ठीक है, अब समझो, प्रोनाउन आपका मेरी तरफ से हो चुका है खत्म, लेकिन पूरा चैप्टर नहीं, ओनली प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन। प्रोनाउन होता क्या है, कितने टाइप का होता है, ये मैंने आपको बता दिया। प्रोनाउन के और भी बहुत सारे रूल्स हैं। जैसे नाउन मैंने पूरा नहीं पढ़ाया, प्रोनाउन मैंने पूरा नहीं पढ़ाया, ये नाउन और प्रोनाउन का एक इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है। और बेटा जब मैं इसको और डीप पढ़ाऊंगा तो आपको पढ़ने में मजा आएगा, एरर पकड़ने में मजा आएगा। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, आज के मैंने कुछ नाउन के एरर आपको दिए, नाउन के एरर दिए, उनको करके देखते हैं। अभी नाउन पूरा नहीं पढ़ा है, फिर भी मैं आपको नाउन के 10 क्वेश्चन करने के लिए बोल रहा हूं। थोड़ा सा जल्दी से स्पीड के साथ हम काम करेंगे, हमारे पास मात्र 10 मिनट हैं, और 10 मिनट को आप जल्दी से यूटिलाइज कर लो। बोलो। जी बिल्कुल, आप दिव्या जी कैसी बात कर रहे हैं, चैप्टर वाइज ही कराऊंगा ना। प्रिया तिवारी कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। क्या समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया है, कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया, जल्दी से बोलो अपनी अपने डाउट को। प्रिया क्या चीज समझ नहीं आई,
बोलो जल्दी से, अपना कंफ्यूजन छोड़ दो कमेंट में। अब देखो हम पहले सवाल की बात कर रहे हैं और पहले सवाल में हमने बोला वन ऑफ द प्रॉब्लम विद यू इज दैट, आपके साथ जो प्रॉब्लम है वो ये है, यू डू नॉट कम इन टाइम, आप समय पर नहीं आते हो। देखो इन टाइम भी होता है और ऑन टाइम भी होता है। आप में से किसी ने बोला ऑन टाइम होगा, अंकिता जी। इन टाइम का मतलब होता है समय से पहले पहुंचना, ऑन टाइम का मतलब होता है समय पर पहुंचना। तो इन टाइम ऑन टाइम दोनों होता है, इन टाइम ऑन टाइम दोनों होता है, इसके बारे में तो ज्यादा कंफ्यूजन रखो मत। इन टाइम ऑन टाइम दोनों होता है। टाइम के साथ देखो इन टाइम भी होता है, इन टाइम और ऑन टाइम। ऑन टाइम का मतलब समय पर, और इसका मतलब होता है समय से पहले। तो ये तो होता है, ये दोनों बातें अपनी जगह सही है। अब ध्यान रखो वन, वन का मतलब होता है दो से अधिक में कोई एक, अभी बताया था मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में, दो से अधिक में से कोई एक। वन ऑफ द प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम कितनी है, एक है, और आप प्रयोग कर रहे हैं वन का, तो वन का प्रयोग एक के लिए नहीं होता, दो से अधिक में से किसी एक के लिए होता है वन का प्रयोग। अब यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, यानी आपको यहां पर क्या करना चाहिए प्यारे भाई, एस लगाना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा, एस। ए पार्ट में एरर है बिल्कुल। अभय कुमार अगुला ने बोला है बिल्कुल सही, समझ पाए। वन ऑफ द प्रॉब्लम और वन ऑफ द प्रॉब्लम्स में अंतर क्या है, वन का मतलब होता है दो से अधिक में से कोई एक। आप बोल रहे हैं कि आपकी बहुत सारी समस्याओं में से एक ये है कि आप कभी भी समय से पहले नहीं आते हैं, आप समय पर नहीं आते हैं, आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम है, उनमें से एक तो ये है कि आप समय पर नहीं आते। समझे, एक सवाल समझ आया। अब दूसरे पे चलते हैं, बोलो बताना दूसरे क्वेश्चन में क्या एरर लगाओगे। प्रीति मेरी जब आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो ये बात आपको समझ आ जाएगी कि इसमें क्या एरर था। दूसरे सवाल पर ध्यान दो। जी नहीं श्वेता, ऐसा नहीं हो सकता, वन प्रॉब्लम नहीं हो सकता एक साथ, समझ पाए। अब बताओ, देखो आपने बोला ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स, अब आप मुझे बताओ क्या मैं आपको ब्यूटीफुल गर्ल्स ठीक है या ब्यूटीफुल्स गर्ल्स ठीक है, बताना इनमें कौन सा सही है, इन दोनों में कौन सा सही है, ब्यूटीफुल गर्ल्स या ब्यूटीफुल्स गर्ल्स। बोलो हाँ जी, समझ पाए। अब याद रखो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है प्यारे भाई क्योंकि ये वर्ड जो है ये तो है नाउन, हम नाउन का सिंगुलर प्लूरल कर सकते हैं, ये वर्ड तो है आपका नाउन, ये नाउन का सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, लेकिन ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का हम सिंगुलर से प्लूरल नहीं कर सकते, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल्स नहीं कर सकते। ये बात आपको समझ आई कि नहीं आई, जल्दी से मुझे बता दो, समझ आया। यानी ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आपने एडजेक्टिव का प्लूरल कर दिया, ये गलत हो गया। वैसे ही ये जो वर्ड आपके सामने यहां पर दिख रहा है, ये जो वर्ड है ये है आपका एडजेक्टिव, ये क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का, और ये काम क्या कर रहा है, नाउन का। अब आप कहेंगे सर गर्ल्स तो नाउन होता है, बेटा नाउन तो होता है लेकिन दो नाउन एक साथ नहीं आते, ऐसी स्थिति में एक नाउन एडजेक्टिव का काम कर रहा होता है। तो ये जो वर्ड है ये एडजेक्टिव बना हुआ है और ये वर्ड नाउन बना हुआ है, ऐसी स्थिति में आपको यहां से एस हटाने की जरूरत पड़ेगी और पार्ट 1 में एरर हो जाएगा। जितने भी लोगों को मेरी बात एक बार में समझ नहीं आ रही है, बेटा रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरी वीडियो को एक बार दोबारा जरूर रिव्यू कर लेना, अदरवाइज फिर से ऐसे ही अटके अटके रह जाओगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी प्यारा भाई हमेशा की तरह अंग्रेजी की प्रॉब्लम में लटका रहे।
समझ पाए? ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्वेश्चन समझ आया होगा? ऑल दी गर्ल स्टूडेंट्स होगा। सवाल थर्ड पे हम चलते हैं, बोलो। समझ पाए? अब तीसरे सवाल में चलते हैं। तीसरा सवाल कह रहा था मेजॉरिटी ऑफ विमेन टीचर्स आर परसुएडिंग द प्रिंसिपल टू कंसीडर देयर डिमांड्स। अब ध्यान रखो, बताओ जल्दी से, इस सवाल में क्या गलती आपको लग रही है? पहले आप पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं। जल्दी से मुझे बता दो, क्या एरर लग रहा है आपको? बोलो। अब भी आप में से कई सारे बच्चे जो है वो तुक्का मार रहे होंगे, वो कंफ्यूज होंगे, और मैं आपको ये भरोसा दे रहा हूं कि जिस प्रकार नाउन का क्वेश्चन अभी आपको एरर दे रहा है ना, क्वेश्चन दे रहा है, डाउट दे रहा है, जब मैं नाउन को कंप्लीट पढ़ा दूंगा एक सिंगल पॉइंट पे जवाब नहीं कर पाओगे वापस, समझ ही आएगा, गारंटेड बेटा। ठीक है, बताओ। बोलो। देखो, फिर से हम चलते हैं, क्या कह रहे हैं? द मेजॉरिटी ऑफ, मेजॉरिटी का मतलब बहुत सारों से होता है, ये मुझे जल्दी से बताओ भाई। मेजॉरिटी का मतलब तो बहुत सारे होता है। अगर वो बहुत सारे हैं तो ये महिला तो सिंगुलर है ना, इसको वुमेन की जगह विमेन आपको करना पड़ेगा, वुमेन की जगह विमेन आपको करना पड़ेगा, MAN का MEN करना पड़ेगा, MAN का MEN, क्योंकि मेजॉरिटी बहुत सारों की है तो ये सिंगुलर से मेजॉरिटी नहीं बनेगी, प्लूरल से बनेगी। क्लियर हुआ? बताओ, समझ आया कुछ? आगे चलते हैं। ही सेड दैट ही ऑलवेज केप्ट इन हिज पॉकेट ए बंडल ऑफ 100 रुपीज नोट्स। देखना आराम से, जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, 5 स्टार होटल, ए 5 ए 5 स्टार होटल, या ए 5 स्टार्स होटल। बताना इन दोनों में कौन सा सही है, इन दोनों में कौन सा सही है? बोलो। बोलो। रूपी नोट, निगर रेहन्ना ने बोला है, नेहार राजवंशी रिपीट, रुचिका शर्मा डी बोल रहे हैं। अब ध्यान रखो, देखो, अब ऐसी स्थिति में एक बार फिर से आपको याद रखना है कि ये वाला जो वर्ड है ये है नाउन, और ये जो वर्ड लगा है आर्टिकल, ये लगा है इसके लिए, और ये पूरा का पूरा क्या बना हुआ है? ये बना हुआ है एडजेक्टिव। ये पूरा का पूरा क्या है? एडजेक्टिव है। वही बात, ये नाउन है। एक होटल, ये आर्टिकल किसके लिए लगा है? होटल के लिए, और ये पूरा का पूरा क्या है? एडजेक्टिव है। और आपको अभी बताया था मैंने कि एडजेक्टिव का प्लूरल फॉर्म नहीं होता, तो स्टार्स तो होगा नहीं, क्या होगा? स्टार होगा। ये बात सही लगी? ये बात सही लगी? बिल्कुल सही है। अब मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि कैसे आपको इस बात को समझना है कि ये जो 5 A 100 नोट्स, जब भी आपके सामने नोट की बात होगी, नाउन की बात होगी, तो ये जो 100 रुपी नोट है ना, ये 100 रुपी, ये पूरा का पूरा क्या बन गया भैया? एडजेक्टिव बन गया। और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता, तो यहां से एस आपको हटाना पड़ेगा। डी पार्ट में, डी पार्ट में प्यारे भाई एरर हो जाएगा। एक और सवाल, लास्ट सवाल अभी के लिए कर लेते हैं, जल्दी से मुझे बता दो इसका अंतिम आपका जवाब क्या होगा। आज की क्लास का, आज की
क्लास का सबसे लास्ट सवाल है बेटा, मैं पहले ही बता रहा हूं, देखो कनेक्टिंग क्लास होती है, हर क्लास एक दूसरे से जुड़ी होती है। मैं 5 क्वेश्चन आपको अभी करा रहा हूं, 5 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। आप कहेंगे सर पढ़ाया तो प्रोनाउन था, प्रैक्टिस करा रहे हो नाउन की। मैं देखूं तो सही आपको पिछला कितना याद रहता है, समझ पाए? चलो जल्दी से बताओ इसमें क्या एरर होगा। देखो, ही गेव मी 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस, दिख रहा है ये, और मैं आपको बता दूं ये है आपका अनकाउंटेबल नाउन। इंफॉर्मेशन जो होता है वो होता है प्यारे भाई अनकाउंटेबल नाउन, और आपको पता है जैसे अनकाउंटेबल नाउन वाटर होता है, वाटर का हम कभी भी वाटर्स नहीं कर सकते, वाटर्स नहीं कर सकते, वैसे ही हम इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस नहीं कर सकते, हम इंफॉर्मेशंस नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल नाउन का हम प्लूरल नहीं बना सकते, समझ पाए? अब आप मुझे बताओ, अगर मैं इंफॉर्मेशन का एस हटा दूं तो ये क्या सेंटेंस अभी सही है? बोलो, क्या क्या मैं इस वाटर से पहले टू लिख सकता हूं, टू वाटर बोल सकता हूं मैं इसको? बोलो, जब भैया ये नाउन अनकाउंटेबल है तो मैं इससे पहले संख्या थोड़ी बता सकता हूं, तो किसी भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम संख्या भी नहीं लिख सकते। अब आप कह रहे हो सर ये तो गड़बड़ हो गई बात, कैसे करें? तो इस बात को मैं आपको जब नाउन के और डिटेल चैप्टर हम पढ़ेंगे तब ये बात आपको समझ आएगी। फिलहाल आप इसको बस ऐसे समझ लो, 2 पीसीज ऑफ, ऐसे करके इस सेंटेंस को सही कर लो, 2 पीसीज ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, तब जाकर के ये सेंटेंस सही हो जाएगा, बी पार्ट में एरर होगा। और परीक्षा में कभी भी आपसे ये नहीं बोला जाता कि इसको काटकर क्या लिखेंगे, इसको काटकर क्या लिखेंगे, लेकिन जब हम क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो एबीसीडी तुक्का भी तो हो सकता है। अगर मान लो आप कह रहे हैं सर ए आएगा इसमें, बी आएगा इसमें, सी आएगा इसमें, तो जब भी आप एबीसीडी बताओगे तो भैया मैं तो पूछूंगा क्या एरर है, ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या गलत है, डी में क्या गलत है, या सेंटेंस पूरा सही है। प्रतिमा जी कमेंट आपका आ रहा है, लेकिन मैं जब बोल रहा हूं तो एट द मिड ऑफ माय वर्ड्स में आपकी कमेंट को पढ़ता नहीं हूं। सर सीक्वेंस से पूरे पूरे चैप्टर कंप्लीट कराओ आप। अच्छा जी, ओके। शिवानी राठौर, शिवानी आप वही है ना जो एलटी ग्रेड में आपसे पढ़े थे? क्या रहा आपका एलटी इंग्लिश का रिजल्ट, बताया नहीं? आप में से एलटी इंग्लिश का एग्जाम कितने लोगों ने दिया है, एक बार जल्दी से बताओगे? कैसा रहा आपका रिजल्ट? मेंस की तैयारी का क्या कर रहे हैं आप? कमेंट दिख रहा है, कमेंट दिख रहा है प्रीति आपका, चौबे जी कमेंट दिख रहा है आपका। अच्छा वही है, इंग्लिश का क्या रहा शिवानी? अच्छा रेखा, गवर्नमेंट टीचर हैं आप? अरे वाह, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया। पीजीटी इंग्लिश देना है? जी बिल्कुल। शालिनी यस। देखो अब होल्ड करेंगे, मैं आपकी क्लास नहीं, आपकी कमेंट का जवाब नहीं दूंगा, क्लास को कंक्लूड कर रहा हूँ। रिजल्ट नहीं देखा है भाई, वाह कैसे स्मार्ट बच्चे हैं आप। भैया अब मैं हंसूं के रोऊं, ऐसी बातों पे आप कहते हैं सर आप क्लास में हंसते नहीं है। रिजल्ट क्यों नहीं देखा है? आपको मेंस नहीं देना है क्या? रिजल्ट आ चुका है, आज ही चेक कीजिए और मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए ग्रुप में अपने। जी नहीं नवीन भाई, इंफॉर्मेशन को काउंट नहीं कर सकते। सबसे पहले एक बात समझो, एक एक चीज समझो, इस क्लास में चल क्या रहा है? इस क्लास में चल रहा है, हमने लेटर्स को पढ़ लिया पहले, 26 होते हैं, 3 तरह के होते हैं, वॉवेल हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया और सेमी वॉवेल हो गया, ये हमारा चल रहा है। उसके बाद हमने वर्ड्स की बात करी, वर्ड्स होते हैं 8, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया। इस क्लास में क्या चल रहा है? एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया,
इस क्लास में क्या चल रहा है? कंजंक्शन हो गया और आपका इंटरजेक्शन हो गया। अब मेरी बात सुनो, मैं इनकी आपको डेफिनेशन और काइंड्स एक्सप्लेन कर रहा हूं, ओनली डेफिनेशन और काइंड्स। जब मैं इनका डेफिनेशन और काइंड्स पढ़ा दूंगा तो मैं इनको और डेप्थ में आपको लेकर के जाऊंगा। एक बार और आपको पढ़ना पड़ेगा, और इसको दूसरी बार पढ़ने में आपको क्या बेनिफिट होगा, आपका रिवीजन भी होगा और आपको आगे पढ़ने में बड़ा मजा आ जाएगा। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, मुझे क्या जरूरत पड़ रही है मैं आपका फालतू में टाइम लूं? मैं इसे ज्यादा टाइम में पढ़ाऊं? जो जिस चीज को मैं 1 घंटे में कर सकता हूं उसको मैं 2 घंटे में पढ़ाऊं? मैं बेवकूफ हूं? आपको लग रहा है ऐसा? बोलो। शिवानी राठौर कह रहे हैं क्या हुआ? बाकी मेरी फ्रेंड बोल रही थी क्लियर नहीं हुआ है तो देख ही नहीं मैंने। अच्छा, ये क्या बात हुई? चेक करो, कितने क्वेश्चन किए थे आपने? चेक करो और मुझे टैग करके बताना। भैया कल हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे और उसके बाद वर्ब पढ़ेंगे, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और जितने प्यारे भाइयों का आया है एक बार जल्दी से बता दीजिएगा। आप टारगेट विद अंकित से पढ़ रहे हैं, मैं इंग्लिश की फैकल्टी अनुज कुमार सिंह आपको लिटरेचर प्लस ग्रामर दोनों ही पढ़ाता हूँ इस चैनल पे, और काफ़ी अपना प्रयास होता है कि अच्छे से पढ़ाएं बताएं। हालांकि पढ़ते समय हमारा कॉन्फिडेंस कुछ और होता है, लेकिन एग्जाम में बैठते समय कुछ कॉन्फिडेंस अलग होता है। ये जो बीच का जो गैप है इसको कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे प्यारे भाई, मेहनत करते रहो। मैंने अभी आपको काइंड्स ऑफ में बता दिया है, मैं डेफिनेशन और काइंड्स पढ़ा रहा हूँ। इन सभी वर्ड्स की मतलब हम इन सभी की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं एंड काइंड्स पढ़ रहे हैं, बस। डेफिनेशन और काइंड्स, इनको एक कंप्लीट चैप्टर के रूप में हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग क्या है कि सब्र नहीं कर पा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग सब्र नहीं कर पा रहे हैं। थैंक यू रेखा। मैं कोशिश इसलिए कर रहा हूं अच्छा पढ़ाने की ताकि आपके जहन में इंग्लिश को उतार दूं, आपके डर को खत्म कर दूं। लेकिन बीच में सर ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, बेटा मेरे अकेले के करने से सिलेक्शन नहीं होगा। मैं अच्छा पढ़ाऊंगा बेकार पढ़ाऊंगा मुझे पता नहीं है। आपको सिलेक्शन लेना है तो मेहनत कीजिएगा। चलो भाई, हाँ जी बिल्कुल, सीटेट से अलग है। सीटेट में क्या है, सीटेट में ओनली अनसीन पैसेज पूछा गया है और उसमें सिर्फ इतना बताया गया है, इसमें टेंस नहीं है, कंडीशनल नहीं है, एक्टिव पैसिव नहीं है। सीटेट में आता कहाँ है वो सब? चलो भैया प्यारे भाई, धन्यवाद, नमस्कार। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं कल। टिल देन एंजॉय कीजिए, अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखिएगा, मेहनत करो। मुझे उम्मीद है आप सभी पूरे मन से और शिद्दत के साथ मेहनत करेंगे तो निश्चित ही कुछ अच्छा बढ़िया परिणाम हमारे सामने होगा। ठीक है भाई, चलो जय हिंद।